आधुनिक प्रबंधन में दक्षता तो है, लेकिन करुणा नहीं है। जो हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट है इस हिसाब से पंगु है, क्रूर है। जो संस्था अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से सत्कारित करती है, अपमानित नहीं करती, उनका ध्यान रखती है, उसमें एम्प्लॉयज जो हैं वो बढ़ चढ़ करके काम करते हैं। अंडबुद्ध जातक में अतीत वस्तु में आता है, एक राक्षस है जो अपनी पत्नी को एक 4x4 की इसी पेटी में बंद करके अपना निगल ले। तो ये शो कर रहा है कि भाई ही वॉज ओवर प्रोटेक्शनिस्ट, है ना, वो ओवर प्रोटेक्शन दे रहा है। नमस्कार। डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। आप देख रहे हैं हमारा विशेष डायलॉग, जहाँ हम सिर्फ व्यक्तियों से नहीं बल्कि विचारों से मुलाकात करते हैं। हम ऐसे लोगों को सामने लाते हैं जिनका काम केवल उनके पेशे तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनकी सोच समाज, शिक्षा, संस्कृति और मानवता को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। आज का हमारा एपिसोड बेहद ख़ास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, रिसर्च, साहित्य और बौद्ध दर्शन, इन सभी को एक साथ जोड़कर एक बेहद अनोखी और मौलिक वैचारिक विचारधारा विकसित की है। वो है डॉक्टर जसबीर चावला। सर नमस्कार, डायलॉगस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। डॉक्टर जसबीर चावला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मेटलर्जिकल इंजीनियर हैं। इसके बाद चंडीगढ़ से मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में उन्होंने एमटेक किया है। आपने एमबीए और पीएचडी भी किया है। आपने सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के दुर्गापुर स्टील प्लांट में, आरडीसीआईएस में और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से जुड़े कई डिपार्टमेंट्स में काम किया है। मतलब आपका अनुभव केवल एकेडमिक नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सब तरह के काम का आपको अनुभव है। लेकिन डॉक्टर चावला जी की सबसे विशिष्ट पहचान ये है कि उन्होंने बौद्ध परंपरा, विशेषकर पाली जातक कथाओं को केवल धार्मिक साहित्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उसे बतौर मॉडर्न मैनेजमेंट सब्जेक्ट की जीवित केस स्टडीज़ के रूप में पढ़ा है, समझा है और दुनिया के सामने रखा है। आप ग्लोबल बुद्धिस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन के रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट हैं और सम्यक प्रबंधन की अवधारणा को भारत और विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर चावला जी हिंदी साहित्य जगत का भी एक अत्यंत सम्मानित नाम है। आपने अब तक 55 से भी अधिक साहित्यिक किताबें लिखी हैं। कुछ किताबों के नाम मैं यहाँ आपके सामने ले रही हूँ। पाली जातक कथाओं में प्रबंधन, मैनेजमेंट रहस्य, बुद्ध के सुर, प्रबंधन के गुर, दाम्पत्य कलह प्रबंधन में, भ्रष्टाचार प्रबंधन, और हाल ही में उनकी एक इंग्लिश में भी किताब आई है जिसका नाम है इज़म्स टू सम्यकिज्म। ये पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने आधुनिक विचारधाराओं के बीच सम्यक को एक संतुलित, नैतिक और मानवीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। और इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अभी एक और बात कि आपने रूस के काल्मिकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्ता में आयोजित 3rd इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में युद्ध और अस्थिरता से जूझती दुनिया के सामने जातक कथाओं के माध्यम से शांति और सम्यक प्रबंधन का संदेश रखा था। डॉक्टर जसबीर चावला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायलॉगस पर आप आए, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर जसबीर चावला एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेकर बौद्ध धर्म दर्शन से प्रेरित होकर उसमें से मैनेजमेंट जैसे आधुनिक सब्जेक्ट की सोच निकालना, फिर उस पर रिसर्च करना, किताबें लिखना, ये सब कुछ आसान तो नहीं ही रहा होगा आपके लिए। तो ये कैसे शुरू किया आपने? क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जरूर मैडम, मेरा आज हृदय गदगद है। भगवान बुद्ध ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है कि मैं यहाँ से आपके प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में बता पाऊँ कि जो सम्यक की अवधारणा है वह जातक कथाओं में कूट कूट कर भरी हुई है, जिसका आज पूरे विश्व को अध्ययन, अध्यापन और अपने जीवन, अपने नीतियों में, अपने हर काम काज में उतार लेना चाहिए। और जो बात आपने बताई ना मैडम कि
इंजीनियरिंग से यहाँ तक का सफर, ये स्वयं मुझे भगवान बुद्ध लेके चल रहे हैं। मैं तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये पाता हूँ कि अरे, ये तो कोई आवश्यकता नहीं थी मेटलर्जी और जातक, पर मेटलर्जी की 3 कथाएं मुझे वो मिली। तो मैंने कहा कि देखिए, भगवान जो है मुझे तैयार कर रहे हैं कि ये देखो। और प्रबंधन के विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए लास्ट में पकड़ाई है जातक कथा, कि इनको तो वही समझेगा जो ये सारी बातों अपने अनुभव में देख रहा होगा अपने सामने। तब मुझे लगा कि हे भगवान, आपकी जो भगवान बुद्ध की जो अनुकंपा है, वो मैं नतमस्तक हूं उनके सामने, शास्ता के रूप में, गुरु के रूप में। वो मुझे उंगली पकड़ के ले चल रहे हैं, वहां कालभिकिया तक ले गए। मुझे तो नाम भी नहीं पता था कालभिकिया। और जब चाक्षुष देखा है मैंने वो उन चीजों को, तब मुझे समझ में आया कि हे भगवान, इसके पीछे तो एक 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 नीति, एक एक जैसे होता है ना कि एक पूर्व निर्धारित चीजें चल रही हैं। और वो उसी तरह से मैनेजमेंट की पहले एमबीए करवाते हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये मैनेजमेंट की केस स्टडीज है। मैं मुंह से अपनी बड़ी बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए अपने पूर्ववर्ती विद्वानों से क्षमा मांगते हुए कहूंगा कि उनका वो जो ज्ञान है, चूंकि सीमित था, उन्होंने न तो मेटलर्जी की हुई थी कि वो उन कहानियों का मर्म समझ सकें। मसलन असिलखन जातक है, वो तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक उन्होंने मेटलर्जी के बारे में न जाना हो। उसके बाद में जो प्रबंधन की जो केस स्टडीज हैं, इनको जो मैं मान रहा हूँ, वो अतीत वस्तु में उलझ जाते थे हमारे जो पूर्ववर्ती विद्वान हैं। उसको ये मान के चलते थे कि ये तो सचमुच में इस तरह के जीव रहे होंगे। मसलन एक घोड़ा जिसकी गर्दन कौवे जैसी है। हाँ, तो इस तरह की जो चीजें उनको प्राप्त हुई, तो इस तरह मान बैठे कि उस काल में शायद इस तरह के जीव पाए जाते थे। जी। क्षमा चाहता हूँ ये कहने के लिए कि देखिए, सर। ये तो केस स्टडीज हैं। जी। तो मैं मानता हूँ मैडम कि ये जो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ये स्वयं बुद्ध ही मुझे निर्देशित कर रहे हैं। डॉक्टर चावला जी, आपकी ये जो यात्रा है, जो इंजीनियरिंग से लेकर बुद्धिज़्म तक की और साहित्य लिखने तक की, ये दिखाती है हमें कि ज्ञान कभी एक विषय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ज्ञान विज्ञान तो हमें एक स्ट्रक्चर देता है, एक हमें रास्ता दिखाता है, और मैनेजमेंट हमें एक व्यवस्था देता है, और जो दर्शन है हमें एक दिशा देता है। तो आपने ज्ञान विज्ञान मैनेजमेंट और दर्शन तीनों का एक अद्भुत संगम आपने आपने अपने अपनी यात्रा में किया है, अपनी जर्नी में किया है। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी नौकरी, और उसके बाद आपकी पढ़ाई, फिर आपका साहित्य लेखन, फिर आपने जातक कथाओं में मैनेजमेंट देखा और फिर उसको समाज के सामने लाए। तो एक अद्भुत संगम आपकी बातों में मुझे नज़र में आया। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आधुनिक जो प्रबंधन है, जो जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं बीबीए एमबीए की, और भी बहुत गूढ़ पढ़ाइयाँ करते हैं, तो आधुनिक प्रबंधन में दक्षता तो है लेकिन करुणा नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसा। और आपको क्या लगता है, ये बताइए कि क्या सचमुच आधुनिक प्रबंधन में करुणा है या नहीं है, संरचना है, नैतिकता है या नहीं है, बताइए आप। मैंने जो एमबीए की डिग्री प्राप्त की, उसमें मुझे जो चीजें जानने को मिली, है ना, उसके आधार पर मैं ये बात कहूंगा कि जो बाद में चैप्टर जोड़े गए, एथिक्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना, और करुणा की जो बातें की, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इत्यादि इत्यादि जो टर्म्स बाद में ऐड किए गए, ये बताने के लिए कि हमारा जो आज का मैनेजमेंट है, ये करुणाशील हो सकता है। इसमें भी वो हम इंक्लूड कर सकते हैं, परंतु मूल भावना जो है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जब मैं कभी सोचा करता था एफिशिएंसी के इनके परिभाषा पर, कि आउटपुट जो है वो कितना है डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है, यानी अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो इनपुट कम करते जाइए, आउटपुट बढ़ाते जाइए। अब उसमें जो मेथोडोलॉजी है, येन केन प्रकारेण, आपको अगर अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप कुछ भी अनैतिक, कुछ भी अमर्यादित करने के लिए स्वतंत्र है। आपको अवधारणा उसी तरह की मिली है। और मैं देखता हूँ कि मॉडर्न मैनेजमेंट में जब
लोग कॉरपोरेट में भी इस तरह की नीतियां बनाते हैं, तो वहां ये बातें गौण हो जाती हैं कि हम परिवेश का कितना दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण कितना प्रदूषित कर रहे हैं, संसार में कितने दुख फैला रहे हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट है, इस हिसाब से पंगु है, क्रूर है। सर, आज का जो कॉरपोरेट मॉडल है वो अक्सर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रॉफिट और कंपटीशन पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट होने के नाते आप कैसे इन दोनों सब चीज़ों को एक बैलेंस लेके चलेंगे, जो सम्यक का आप कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि उसमें प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको प्रॉफिट भी उसके काम के अनुसार मिलना चाहिए, कंपटीशन में भी उसको रहना है, साथ में जो सम्यक की जो अवधारणा है, जो इंसानियत है, जो नैतिकता है, जो बैलेंस है, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? उसके लिए आपके पास क्या है जो आप समाज को देना चाहते हैं? पर कहानियां हैं जातक कथाओं में कि देखिए, जहां पर हम इस इस अवधारणा को कि भाई हमें जो बैलेंसिंग करके अगर हम चलते हैं, एक एक दृष्टिकोण है कि हम येन केन प्रकारेण किसी तरह से हम शोषण करके, चाहे वो मानव संसाधन का हो, अपनी सामग्री का हो, है ना, और जो उसमें जो फैक्टर्स हैं कंपटीशन वगैरह के, कि गला कट कंपटीशन करके हम किसी तरह से हम अपने प्रॉफिट को अधिकाधिक प्राप्त करें, और उसमें जो मैनेजर दक्ष होगा वो बेशक आप करोड़ रुपए सैलरी कर दें, परंतु बाकी सबका ध्यान विन विन सिचुएशन की तरफ नहीं जाता। जबकि सम्यक की मूल अवधारणा में ही है कि ऐसा प्रबंधन जो शुभ शुभ की परिणति दे, कोई भी स्टेक होल्डर असंतुष्ट न हो। तो समाज में समृद्धि तभी आती है जब हर वर्ग संतुष्ट हो। अब ऐसा नहीं है कि हम अगर कट थ्रोट कंपटीशन नहीं करेंगे तो हम अपना आउटपुट नहीं बढ़ा सकते हैं या प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते। क्षमा चाहूंगा, ऐसी कहानियां भी हमें जातक कथाओं में मिलती है जिसमें ये बताया गया है कि भाई सच्चाई से भी चलने पर वो आपको प्रॉफिट उससे बल्कि जितना आप चाहते थे उससे ज्यादा मिल जाएगा। एक मुझे याद आ रही है, एक हॉथर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से हम लोगों को एमबीए में पढ़ाया जाता था। उसमें ये दिखाया गया कि हम एफिशिएंसी जो है, आपके तमाम तरह के मोटिवेशंस के बावजूद, पनिशमेंट्स के बावजूद, हम अधिकाधिक 66% ही ले जा सकते हैं, जबकि एक एम्प्लॉय की क्षमता जो है वो 100% से भी अधिक देने की। क्योंकि आपका मैनेजमेंट जो है इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि हम मानव की जो उसकी जो क्षमताएं हैं उनको हम किस तरह से करुणा द्वारा भी हम उसमें से वो चीज जज्बा पैदा कर सकते हैं। जब वो अपनी सिस्टम के साथ, प्रणाली के साथ जुड़ जाता है, हृदय से काम करता है, तो वो देखिए आशातीत रिजल्ट मिलते हैं। इस तरह की कहानियां इसमें आती हैं। मैं, अगर आप वक्त देंगे तो मैं उन बिल्कुल, कहानियों को बिल्कुल। बताऊंगा भी। नाम जी। बता देता हूँ, नंदी विशाल जा। मैं पूछने वाली थी आपसे कि मैं जातक कथाओं में किस तरह से आप जीवन का प्रबंधन देखते हैं, किस तरह से जातक कथाओं को आधुनिक समाज की व्यवस्था और कट थ्रोट कंपटीशन में उनको किस तरह से अप्लाई करेंगे। मैं खुद ही पूछने वाली थी कि आपने पहले ही बता दिया। तो कौन सी ये जातक कथा है जिसमें ये कॉन्सेप्ट लेकर के आप आए हैं सम्यक का और मैनेजमेंट का? ज़रा नाम बताइए हमें। देखिए ना, एक मुझे वो कहानी बड़ी अच्छी लगती है, नंदी विशाल जा। उसमें जी। एक प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है। एक बैल है ना, वो हम्म। एक किसी परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार है, उसमें पल रहा है, बड़ी अच्छी उसकी देख रेख हो रही है। उसके मन में ये भावना आती है कि ये ब्राह्मण जो है मेरे प्रति इतना दयालु है ना, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो ब्राह्मण से कहता है कि तुम वो सेठ के पास जाओ और उससे बेट लगाओ, है ना, कि 100 गाड़ियां, माल की भरी हुई 100 गाड़ियां मैं खींच पाऊंगा। तो वो जो है जाता है सेठ के पास और पूछता है कि भाई आप यहाँ एक बैल जो है कितना अधिक से अधिक खींच सकते। तो वो बताता है कि 10 गाड़ी, 15 गाड़ी। तो उसको कहता है कि एक बैल है जो 100 गाड़ियां खींच सकती। तो संभव कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है।
अच्छा बेट लगाइए। तो जब बेट लगाता है 1000 कारसापण की, मान लीजिए उस समय मुद्रा जो थी, और वो दिन तय होता है, 100 गाड़ियां जोती जाती हैं, और जो नंदी विशाल है वो सामने उसको खींचने के लिए तैयार है। और जब ब्राह्मण उसको कुछ अपशब्द कह करके उसको कहता है कि भाई चल बेवकूफ, या चल इस तरह की, माने जो कि अच्छा शब्द नहीं था बैल के लिए, वो उसको उस तरह हुंकारा देता है, तो वो बिल्कुल टस से मस नहीं होता, और वो ब्राह्मण हार जाता है। आ करके बहुत दुखी होकर के घर में बैठा हुआ है, सिर पे हाथ रख के, तो नंदी विशाल उससे कहता है कि ब्राह्मण तू क्यों दुखी है? तो कहता है कि भाई ये अच्छा तुमने खुद कह के मुझे हरवा दिया। तो कहता है कि अच्छा एक बात बता, बचपन से मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने कभी किसी को मारा, कोई तुम्हारा नुकसान किया? तो उसने कहा नहीं। तो फिर तुमने मुझे अपशब्द ऐसा क्यों कहा, है ना? तो अब तुम 2000 कारसापण का लगाओ, मैं 1000 गाड़ियां, मुझमें 100 गाड़ियों को मैं खींच लूंगा। फिर वो जाता है सेठ के पास, तो सेठ कहता है अच्छा बेवकूफ आदमी, पहले 1000 दे के गया, अब 2000 की पेट लगाने आया। तो खैर ये तय होता है, और उसके बाद में नंदी विशाल को बड़ी ही सत्कार पूर्वक कहता है कि बेटे बड़े अच्छे मेरे, है ना, आज्ञाकारी बेटे, और इस तरह से करके उसको हुंकारा देता है, और वो सारे 100 गाड़ियों को खींच लेता है, और वो बेट जीत जाता है। अब छोटी सी ये मैनेजमेंट की कहानी है, उसमें ये बिल्कुल साफ साफ देखिए बात आ जाती है कि चाहे हमसे मातहत है, हमारा कितना भी छोटे से छोटा एम्प्लॉय है ना, हम तो कारखानों में काम कर चुके हैं, प्राइवेट में भी देखते हैं किस तरह के लोग भाई। मुझसे तो बल्कि एक बार कहा कि सरदार जी आप काम ही नहीं ले पाएंगे, अगर आप उनको गालियां नहीं देंगे तो आप काम कैसे लेंगे? तो इस ये कहानी बिल्कुल साबित कर कि देखिए वो व्यक्ति जो है, जो ये उम्मीद करता है कि उसकी जो जो गरिमा है, उसकी जो इज्जत है वो बनी रहनी चाहिए, और जो संस्था अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से सत्कारित करती है, अपमानित नहीं करती, उनका ध्यान रखती है, उसमें एम्प्लॉयज जो हैं वो बढ़ चढ़ करके काम करते हैं, है ना, अपनी सामर्थ्य से अधिक का उत्पादन करते हैं। जापान जब मैं गया तो मैंने यही वहाँ के लोगों से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मैं इंटरेक्शन कर रहा था, उन्होंने कहा सर हमारी ये तीसरी पीढ़ी यहाँ काम कर रही है। मैंने उनसे यही प्रश्न किया था कि आप कितने दिनों से? मुझे लगता था जैसे हमारे यहाँ लोग साल 1.5 साल किया भाग जाते हैं। तो उनका कि सर ये हमारी तीसरी पीढ़ी है, क्योंकि वो हम इसको अपना ही समझते हैं। तो इस तरह की जब भावना आ जाती है तो मनुष्य जो है वो, मैं समझता हूँ कि स्वयं इतना महसूस करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना उत्तरदायित्व महसूस करता है, और अपने सामर्थ्य से अधिक काम करता डॉक्टर चावला जी, आप ने एक बहुत सुंदर नंदी विशाल जातक कथा का उदाहरण देकर के एक मैनेजमेंट का बहुत ही गहरा सिद्धांत यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। मैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो ये तरीका है जो आपने सुझाया कि बैल को सम्मान के साथ जैसे जब काम पे लगाया गया तो वो शर्त जीत गया, और जब उसके साथ अपमान भरा व्यवहार किया तो वही बैल जो कि 100 गाड़ियाँ खींच सकता था उसने नहीं खींची। तो ये वाला जो सिद्धांत है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सिद्धांत, जिसे कि टीम बिल्डिंग भी कहते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, लीडरशिप बिल्डिंग भी कह सकते हैं, एथिकल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो जो सिद्धांत है, ये जातक के जो सिद्धांत हैं, आप क्या आपको नहीं लगता कि ये मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाई होती है, जो हाई लेवल पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लोग पढ़ते हैं, देश विदेश जाते हैं, वहाँ पे आज जातक की ये कहानियाँ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं और पढ़ाई जानी चाहिए? है। निश्चित तौर पर मैं तो आईएएस में जब मैं जाता हूँ तो उनको बताता हूँ ये देख, उनको अंग्रेजी में बताना पड़ता है, और ये कहते हैं कि हमें मटेरियल अंग्रेजी में दीजिए सर, ये बहुत अच्छा। तो जो 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 फार्मूला कैरेट और केन वाला वहाँ लगाया जाता है, थ्योरी बताई जाती है, उसमें है कि भाई कैरेट पहले गाजर लटका दीजिए, उससे थोड़ा मोटिवेट कीजिए, है ना, नहीं तो फिर कैनिंग कीजिए। तो इस तरह की जो प्रिंसिपल्स वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद आए, वो हमारे यहाँ हम लोगों ने टेस्ट करके उससे बढ़िया प्रिंसिपल्स हमारे जातक कथाओं में हैं। और कोऑर्डिनेशन, मैं तो समझ प्लानिंग के जितने फंक्शंस है ना मैडम, वो सारी जातक कट्टे कथाएं मिलती हैं।
टर्मिनोलॉजी जरूर बुद्ध घोष के पास ये नहीं है, हमारी टर्मिनोलॉजी है। परंतु जब मैं पैरेलली देखता हूँ एमबीए में, अरे ये तो सही वही चीजें हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन किया हुआ है, और क्या कहते हैं उसको, किस तरह से टेक्निक क्या यूज करनी है वो बोधिसत्व आकर के बता रहा है। तो ये जो फॉर्मेट है जातक कथाओं का, जिसके 5 भाग हैं, और जब पांचों को हम मिला करके पढ़ते हैं तो हमें एक पूरा कॉन्सेप्ट सामने निकल के आता है। और 547 कहानियां हैं, अद्भुत कहानियां हैं, और हर क्षेत्र के लिए बड़ी ही उपयोगी कहानियां हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे यहाँ जो मॉडर्न मैनेजमेंट हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नई जनरेशन को, उनको तो सिर्फ हम एक रेस में शामिल कर दे रहे हैं, जिसको न अपने समाज से कोई मतलब है और न अपनी राष्ट्र हित की कोई चिंता रह जाती, वो फिर उसी हिसाब से फॉरेन के इशारों पर ही काम करते। तो डॉ मैं इस पर ज्यादा आक्षेप या कटाक्ष नहीं करूंगा, परंतु मेरा ये विनम्र निवेदन है कि हम जहां पर वो मोटी मोटी ग्राफ और पिक्टोरियल व्यू हम ले करके उन किताबों का बहुत बड़ा मूल्य दे करके और उस अमेरिकन और वेस्टर्न मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, कभी आप हमारे में जातक कथाओं को भी तो पढ़ के देखिए। मैं बिल्कुल, जगत बिल्कुल, जातक, आप सर एक यूनिट तो पढ़ाइए। आपके सही है। इतने बड़े 6 सेमेस्टर का कोर्स है, आप कुछ नहीं तो एक यूनिट पढ़ के देखिए। हमारे बच्चे तो इसको माने हाथों हाथ लेते हैं, और बिल्कुल। हम इसको अपने करिकुलम में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मैं समझ चाहता हूँ कि ये बहुत ही हमारा डॉ गलत। बुद्ध के सभी पूर्व जन्मों को बोधिसत्व के नाम से जानते हैं हम लोग। और बोधिसत्व ने जो अपने पूर्व जन्मों में जो संघर्ष किए, जो शिक्षाएं ली, उन शिक्षाओं को लेकर के जब उनका जन्म हुआ वर्तमान में, जिस जन्म में उन्होंने वो बुद्ध कहा है, जब बोधि उनको प्राप्त हुई, तो पिछली सारी शिक्षाओं को उन्होंने आत्मसात किया था। तो जब एक इतनी सारी शिक्षाओं को आत्मसात करके वो व्यक्ति सिद्धार्थ बुद्ध बन सकते हैं, तो यदि हम एक एक शिक्षा को भी आत्मसात करें तो हम भी बहुत सुंदर समाज बना सकते हैं। देखिए ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है विद्वानों में, है ना, क्योंकि अट्ठ कथा के नाम से बहुत सी कहानियां मिलती। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए, और जो अट्ठ कथाएं हैं उनमें आप बुद्ध के पूर्व जन्मों की कल्पना कर लें, परंतु जातक अट्ठ कथा में जिस रूप में बोधिसत्व आया है, वो एक आइडियल बुद्धिस्ट मैनेजर के रूप में आया है। हर जातक अट्ठ कथा का जो अतीत वत्थु वाला पोर्शन है, अतीत वत्थु वाला, वो एक मॉडल स्टोरी है, एक उदाहरण कथा है, एक मैनेजमेंट की केस स्टडी है। उसमें बोधिसत्व जिस रूप में आया, आप यह कल्पना मत करें। या मान लीजिए एक जगह बिल्कुल। वो अपनी कहानी में आता है कि वो बोधिसत्व जो है वो घोड़े के रूप में आया है, और उसका मुंह जो है वो कौवे का है। तो कभी ऐसा भूल पूर्वक भी न सोचें, मान लीजिए वो कहानी है 245 नंबर की, कि 245वें जन्म में बुद्ध इस रूप में पैदा हुए। जी नहीं, ये सिर्फ एक उदाहरण कथा है ना, प्रतीकों के माध्यम से बहुत कुछ बता रही है। हम हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों में मैं अगर 2 मिनट इस पर कहूँ, जैसे आपके अंडभूत जातक, अंडभूत जातक में अतीत वस्तु में आता है, एक राक्षस है जो अपनी पत्नी को एक 4x4 की इसी पेटी में बंद करके अपना निगल ले। तो ये शो कर रहा है कि भाई ही वॉज ओवर प्रोटेक्शनिस्ट, है ना, वो ओवर प्रोटेक्शन दे रहा है। अब उसमें जो है वो महिलाओं के साथ जो इस तरह का जो जो व्यवहार है ना, बहुत से ऐसे पति अभी भी हैं, तो क्या है वो मैरिटल रिलेशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां जो है वो उसमें उस कहानी में फिर बोधिसत्व आता है और वो बताता है कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं है। तो स्त्री को भी उतना सक्षम बता रहे हैं, इतना सुयोग्य बता रहे हैं कि भाई आपको इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं कि आप पेटी में बंद करके और उसको निगल ले रहे हैं, उगल दे रहे हैं। तो ये प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है। इसको इस रूप में न देखा जाए कि सचमुच में बुद्ध के समय में ऐसे इतने बड़े राक्षस दीर्घाकार के होते थे, जो कि इतनी बड़ी पेटी, जी, है ना। बिल्कुल। तो मैं जब इस तरह की चीजें पढ़ता हूँ तो मुझे हैरानी होती है। शायद फिर मैं भगवान बुद्ध के कहता हूँ कि शायद अब भगवान ने मुझे मेरी ड्यूटी लगाई है कि भाई इन भ्रांतियों को तोड़ो, हमने तो ये कहा ही नहीं है। सर आ
सर आपकी बहुत ड्यूटी लगी हुई है अभी। इस समय पूरी दुनिया में वॉर हो रही है, युद्ध हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, देश में विदेश में और पूरे विश्व में इस समय असहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता फैली हुई है। लोग एक दूसरे को मतलब मिसाइल्स पे मिसाइल्स और देश के देश तबाह होते चले जा रहे हैं। आज आपकी आपकी शिक्षाओं की, आपकी सोच की, आपकी रिसर्च की बहुत वैल्यू है। और कैसे हम सम्यक के माध्यम से और मैनेजमेंट के सिद्धांतों के माध्यम से, जो कि तथागत गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं में, जातक कथाओं में से आप निकाल करके लाए हैं, कैसे हम उनको यहाँ पे रेलेवेंट साबित कर सकते हैं आपकी रिसर्च के माध्यम से? ये जब खबरें पढ़ता हूँ तो कई बार मैं मेरी आंसू आंसू निकल जाते हैं कि ये भगवान, समय का तो बिल्कुल निर्वाह नहीं हो रहा। समय को तो बिल्कुल निर्वाह नहीं कर पा रही हमारे जो बड़े देश हैं, सो कॉल्ड विकसित देश हैं। जिस तरह से आपने गजा को पाउडर बना दिया है ना, तो हमारे यहाँ महाउमग जातिया, महाउमग जातक नाम का एक जातक कथा है। उसमें बताया गया है कि इस तरह के जब मान लीजिए आतंक फैलाने वाले राजा हैं, है ना, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो उनका प्रबंधन कैसे करना है, माने इंटरनेशनल टेररिज्म को कैसे कंटेन करना है, उसको उसको कैसे सम्यक रास्ते पर लाना है, उसकी भी बातें बताई गई। और उसमें भी देखिए कितनी करुणा पूर्वक उसको उतना ही दंड मिलना चाहिए ताकि वो रास्ते पर आ जाए। उसे हम बिल्कुल तबाह करके, नेस्तनाबूद करके, ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये मानवता के विरुद्ध है। और साथ साथ जब आप ये देख रहे हैं कि भाई एक तरफ आपके वैज्ञानिक कहते हैं कि इससे हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतने क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, इतने डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, तमाम तरह की बातें, फिर आप इतने मिसाइल क्यों दाग रहे हैं? आपके ही वैज्ञानिक तो ये बता रहे हैं दुनिया को। तो वहां पर आप एज ए लीडर, है ना, आप पूरे विश्व के सो कॉल्ड लीडर बने हुए हैं और आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं जिससे कि हमारी पूरी मानव जाति जो है आतंकित है, पूरी धरती आज त्राही त्राही कर रही। तो कहने का मतलब ये है कि सम्यक का निर्वाह कतई नहीं होता। हमारे माने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी मैं देखता हूँ कि भाई आप किसी को अगर ताड़ना भी करनी है, वो कहानी ताड़ना भी करनी है तो बिल्कुल सम्यक मात्रा में, उसे दंड भी देना है तो सम्यक मात्रा, ये नहीं कि आप उसको पीट पीट के खत्म ही कर दीजिए। तो सर आपकी जो पुस्तक आई है, आपकी जो पुस्तक है, आपने एक इंग्लिश में अभी एक बुक लिखी है, इज़म्स टू सम्यकिज्म, ये क्या है? क्योंकि इसमें आपने इज़म्स, कौन से इज़म्स की बात की है और उसको कैसे सम्यकिज्म्स के साथ जोड़ा है? तरह के इज्म इसमें शामिल है हमारे, माने जब से सभ्यता शुरू हुई है ना, कैनाबेलिज्म से अगर हम शुरू करें, है ना, उसके बाद में जितने दर्शन आए हैं, मान लीजिए हिंदुइज्म है और बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, जितने भी इज्म हैं, मार्क्सिज्म है, जितने भी इज्म्स हैं, मैंने पाया कि जितने भी इज्म्स हैं वो सब स्थायी नहीं हो पाए, पूरी जनता को वो नहीं उसमें कर पाए क्योंकि उन्होंने सम्यक का निर्वाह नहीं। चाइना में भी जो रिवोल्यूशन हुआ, तो रशिया में भी रिवोल्यूशन हुआ, बड़ा समुदाय के हित में हुआ, परंतु कालांतर में सम्यक जो है वो गड़बड़ा गया, सम्यक का निर्वाह नहीं हुआ। तो बहुत ही जो उसमें उसका जो तत्व है, मूल तत्व है कि भाई सम्यक होना चाहिए। आप सोशलिज्म के नाम पर आप पूरी पॉपुलेशन को काट दें तो वो भी तो उचित नहीं है। जो सम्यक का रास्ता है, वो सम्यक का रास्ता अगर सभी अपना लें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे दुख और क्लेश जो हैं वो स्वतः शांत हो जाते हैं। डॉक्टर चावला जी, अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि यदि आज की दुनिया के नेताओं को, टीचर्स को, युवाओं को, आम लोगों को आप कोई संदेश देना चाहें तो क्या संदेश होगा? पहले तो मैं कई बार अपने मित्रों से हंसता भी था कि यार पुतिन को एक तरफ बैठा लो, जेलेंस्की को एक तरफ बैठा लो, मैं सुनाऊंगा फंदन जाकर, उसके बाद दोनों हाथ मिला ले, है ना। तो अच्छा। चाहे हास्य विनोद ही हो, लेकिन यही संदेश जाता है हमारे आज की पीढ़ी को भी कि भाई कंज्यूमरिज्म के उसमें आकर के ये देख करके शाहरुख खान ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, है ना, ये विज्ञापनबाजी से जो कंज्यूमरिज्म, जो आपकी लिप्सा बढ़ाई जा रही है, वो अंततः जो है आपको फायदेमंद साबित होने वाली नहीं है।
तो आप सम्यक का निर्वाह करें। नई पीढ़ी जो है वो इसको खास करके ध्यान रखे कि भाई जो फास्ट फूड है, अगर आपको ड्रेसेस पहनने भी, अगर हफ्ते में 7 दिन है तो भाई 14 ड्रेस रख लो ना, 140 ड्रेस रखने का क्या मतलब। यानी इस तरह की जो जो चीजें हैं, ये मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष ही नहीं, पूरे वो चीजें जानी चाहिए। और जो हमारे नेता हैं उनसे तो मैं कई बार चाहता हूं कि ये बात करूं कि भाई आप लोग जब वो आते हैं तो मुझे मुझे बुला ली, मैं आपको संसद में कैसे विचरना है, कैसे बातें करनी है, कम से कम सम्यक का सिद्धांत आपको बता दूं कि सम्यक वाचा का करें, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ सम्यक टूट रहा है। देखता हूँ अपनी नई पीढ़ी को, तो वो भाई तुरंत शादी हुई और 1-2 महीने बाद तलाक हो गया, है ना। तो ये जो भावनाएं हैं ये किस लिए हैं, क्योंकि सम्यक का निर्वाह नहीं। हम दूसरे की बातों को तभी समझ पाएंगे जब हम थोड़ा वक्त ध्यान पूर्वक एनालिसिस करके हम उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे। तो इस तरह से करके मेरा यही सबसे मैसेज के रूप में मैं तो यही कहूंगा कि सम्यक प्रबंधन को अपनाएं। बहुत आप अच्छे, किसी धर्म को मानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आप अच्छे। उसके रिचुअल पूरे कर दीजिए, परंतु अपने आचार व्यवहार में आप सम्यक का निर्वाह करें। माने एक बैलेंस, अति हाँ, को छोड़ दें, अति छोड़ दें, बैलेंस लेकर के चलें। अतिवाद से दूर हो जाएं, जी, बैलेंसिंग करें, बैलेंसिंग। और बहुत वो कैसे होगा, जब आप स्वयं को जानेंगे, अपने शरीर को जानेंगे, आप थोड़ी सी विपස්සना करें, साइंटिफिकली आप देखेंगे कि भाई आपका सम्यक क्या है, क्योंकि सम्यक सबका अलग अलग होता है और वो डिटरमिन करना पड़ता है। आप अपने अनुभव द्वारा आप जान पाते हैं कल कि भाई मेरे लिए सम्यक क्या है ना। तो वो जो है ठीक। जब आपको मिल जाता है तो आप सम्यक से थोड़ा बहुत डेविएशन होता है ना, तो वो नियंत्रण में आ जाता है ना। इसकी जी, एक जैपनीज ने निकाला यही से ज्यादा कटे कथाओं से, +-3 सिग्मा, तो उसको 6 सिग्मा की पॉलिसी कहते हैं। मैं कभी मौका मिला तो भी बताऊंगा कि बिल्कुल, थोड़ा बहुत बिल्कुल, जो है ना, जो टॉलरेंस लिमिट में है उतना तो आप नियंत्रण कर पाएंगे, उसमें बिल्कुल, उसको फिर बैलेंस में ले आएंगे, है ना। जैसे कि ठीक। अगर आप जा रहे हैं सामने, और जैसे मैं कल ही आ रहा था, तो कल कलकत्ते में बारिश हुई और पानी जमा हुआ था, तो पानी से आप नहीं गए, थोड़ा सा आपने रास्ता डिवेट करके आप उस पार चले गए, यानी लेफ्ट से आप राइट में आ गए, और राइट में आकर के फिर आपने वो मैनेज कर लिया, फिर लेफ्ट में आ गए। तो थोड़ा बहुत ठीक। डेविएशन जो है वो जीवन में आप करके और फिर बैलेंस पे आ जाए, तो तो वो बैलेंस, उसमें। बैलेंस का सिद्धांत है, जो हाँ सम्यक का सिद्धांत है, जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, आज हम उस पर चलने की आपसे जो प्रेरणा लेते हैं, हमारे जी दर्शक प्रेरणा ले रहे हैं आपसे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में, भविष्य तो है ही है, आने वाले समय में आपके सिद्धांत को और तथागत के सिद्धांत को या बोधिसत्व के सिद्धांत को जातकों के माध्यम से जो सम्यक का सिद्धांत आपने जो इसकी जो संरचना की है, जो इसकी अवधारणा की है, उसका पालन हम बड़े पैमाने पर करेंगे, मैनेजमेंट के लेवल पे करेंगे। जी। डॉक्टर चावला जी, आप चैनल पर आए, डायलॉगस पर आए और आपने समय दिया, अपनी एक अलग विचारधारा से हमारे दर्शकों को प्रेरित किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जी।